जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज फिर 30 क्वेश्चन हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। यह यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी टेट यानी जहां पर भी हिंदी पूछी जाएगी उन सभी जगहों के लिए पर्याप्त होगा। तो हमारा जो 30 क्वेश्चन है वह वर्णमाला से ही संबंधित आज भी है। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। बस आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और आप क्वेश्चनों का कमेंट भी करते चलिएगा या फिर आप अपनी राय जो भी हो वह दीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो व्यंजनों या दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ या महाप्राण। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं। स्वर हैं, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग है। तो ये क्या है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये सभी क्या हैं, स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि स्पर्श व्यंजन भी हो, कंठ ध्वनि भी हो, आघोष भी हो और महाप्राण भी हो, यह आपको देखना है। तो स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो है कि का से लेकर माँ तक होता है। अब आपको ये ध्यान देना है, स्पर्श व्यंजन का से माँ तक। अब कंठ ध्वनि क्या होती है, कंठ ध्वनि के अंतर्गत का वर्ग आता है, यानी का, खा, गा, खा और अंगा आता है। इसके बाद दिया गया है आघोष। क्या दिया गया है, आघोष दिया गया है। अब आघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं यह आपको जानना है। अब आघोष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण आता है। आपको ध्यानपूर्वक देखते हुए चलना है क्या, कि आघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा वर्ण आता है। फिर आता है महाप्राण। अब महाप्राण के अंतर्गत वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा आता है। महाप्राण क्या होता है, वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा होता है। तो अब आपको देखना है कि इन सभी में कौन कौन से आएंगे। देखिए आघोष क्या होगा, आघोष क्या होता है, पहला और दूसरा, लेकिन महाप्राण दूसरा और चौथा। तो ये क्या कॉमन है, पहला वर्ण का आता है, का किस में है, पहले में, तो जो कि ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा वर्ण किस में आता है, ग तीसरा वर्ण है, तो तीसरा क्या है, ना आघोष है ना महाप्राण, तो यह भी कट जाएगा। अब आया ऑप्शन डी, देखिएगा चौथा यानी घा। अगर घा को लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह आघोष नहीं होगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। अब बचा क्या, खा। तो देखिए का से माँ के बीच में आ रहा है, का वर्ग में आ रहा है, आघोष में आ रहा है और महाप्राण में भी आ रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चयन करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि दव्योष्ट ध्वनि कौन सी है। अब दव्योष्ट ध्वनि कौन सी है जो दांतों और ओंठों की सहायता से बोली जाती हो। तो क्या है, वा, फा, या और रा। तो कौन सी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वा। जो वा है वह दव्योष्ठ से बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो देखिए अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो मैंने बहुत बार बताया है कि ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं।
तो आप सभी देख रहे हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत क्या होता है कि तीनों सा और हा होता है, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो उसे दूसरी बार भी पढ़ना है या तीसरी बार भी पढ़ना है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग हो तो उन वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं? आघोष, साघोष, अल्प प्राण या महाप्राण। तो उनको क्या कहा जाता है? आघोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आघोष कहा जाता है, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि या, रा, ला, वा व्यंजन को कहते हैं, यानी इन चारों व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, या ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं या कोई नहीं। तो यारा लावा को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अंतःस्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक वर्ण या कौन सा है या पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो आप ऑप्शन ए देखिए ड़ा, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी चा। पार्श्व मतलब होता है अगल बगल। पार्श्व का शाब्दिक अर्थ होता है अगल बगल, यानी जब जिन वर्णों को उच्चारण करें तो हमारी ध्वनि अगल बगल से निकले तो क्या होगी? वही होगा, ला होता है। क्या होता है? ला होता है। जब हम बहुत ही आराम से ध्यानपूर्वक देखें, जब ला का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ ऊपर की तरफ उठ जाती है और मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद दोनों तरफ से सांस बाहर निकलती है तो अगल बगल हो जाता है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? अभी अभी आगे ही पढ़े हैं आप सभी कि 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं यह आपको बता दिया गया है। तो इनमें से यह देखना है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो कौन सा है? ला, पा, चा और टा। तो इनमें आप देख रहे हैं कि क्या होता है? ला होता है। और अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 कौन से आते हैं? या, रा, ला और वा, ये 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, आ, औ, ए। हमें ध्यान देना है, कंठ भी हो और तालव्य भी हो, तो वह कौन सा होगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्यों होगा यह भी देख लीजिए, क्योंकि जो ए होता है वह आ और ई से मिलकर बनता है। ये हो गया आपका कंठ, क्या हुआ? कंठ, और ये हुआ आपका तालव्य, तो इसीलिए इसे कंठ तालव्य कहते हैं। उम्मीद है आपको अब समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? यानी टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है यह पूछा जा रहा है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, या मूर्धन्य भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। लिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, यानी निम्नलिखित होगा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। आ, उ, ए, ओ। दीर्घ स्वर पूछा गया है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। अब दीर्घ के अंतर्गत ए भी आता है, ओ भी आता है, लेकिन यहाँ मूल दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें समझ कर देना होता है, समझ बढ़ानी चाहिए। क्या होगा कि मूल दीर्घ हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, आ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार जो होता है वह किसका कार्य करता है, विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का। जो अनुस्वार होता है, जो बिंदी जैसे काम करता है, तो वह पंचम वर्ण का होता है। किसका, पंचम वर्ण का होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, यानी ऐसा स्वर जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाता हो, यानी दो वर्णों से मिलकर ना बनता हो, तो कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए, ऐ, उ और ओ। तो यहाँ पर कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, उ। उ जो है वह संयुक्त स्वर नहीं है, मूल दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, यानी ऐसा वर्ण जो दांतों की सहायता से ना बोला जाता हो, दंत नहीं है। ता, दा, ला, या। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि आप सोच रहे होंगे ता, था, दा, धा, ना, यही होता है दंत, लेकिन ला भी दंत के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, या सही हो जाएगा। क्या, या सही हो जाएगा। जैसे जब आप संस्कृत पढ़ते हैं, ऋतु लसा नाम दंता, यानी ला जो आता है वह दंत के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। जब स्वरों को जीभ के आधार पर बांटा जाता है, तो उनमें से कौन सा नहीं आता है। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवृत स्वर। तो आप सभी जानते हैं अग्रस्वर होता है, पश्च होता है, मध्य होता है, लेकिन विवृत स्वर जीभ के आधार पर जब बांटा जाता है तो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है, यानी जिनका उच्चारण कंठ से होता हो। का, खा, या, रा, चा, जा, टा, अड़ा। तो आप देखिएगा जो का, खा है यही हमारा राइट आंसर है। ये का, खा यानी का वर्ग जो भी होता है वह कंठ से बोला जाता है। अब आता है चा वर्ग। तो चा वर्ग जो होता है, चा, छा, जा, झा, यहाँ, ये होता है तालव्य। क्या होता है, तालव्य होता है। टा वर्ग जो होता है, टा, ठा, डा, ढा, अणा तक, ये होता है मूर्धन्य या मूर्धा भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। अभी अभी मैंने बताया तुरंत इसी क्वेश्चन के पहले कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होता है। अब आया घा, गा और घा, ये क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। किसका, कंठ हो जाएगा। अब आता है जा और झा, ये किसका हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। टा, ठा, डाढ़ा, ये किसका होगा, यही हमारा मूर्धन्य हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। पाफा वफा किससे हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो अल्प प्राण, तो आप यहाँ देख रहे हैं अल्प प्राण, जैसे मैंने कल ही बता दिया था आपको जब आप सभी पढ़ रहे थे, कल का अगर क्लास देखी होगी तो क्या होता है अल्प प्राण। अल्प देख रहे हैं, अल्प प्राण महाप्राण, प्राण जो है दोनों में कॉमन होता है अल्प, यानी 1 3 5 3 वर्ण है, तो 1 3 5 हो जाएगा। क्या होगा 1 3 5। तो आप देखिए 1 3 5 होगा और क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत अल्प प्राण के अंतर्गत 1 3 5 होता है और होता है क्या सभी स्वर। क्या होता है सभी स्वर होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आ दिया गया है, हमारा ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, और का और गा दिया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में या शब्दों से नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है। ख ग उ ऐ औ श सा। तो क्या है आप देखें तो ख और ग के बीच में नुक्ता लगा है, ख और ग, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। हमें बताना क्या है घोष वर्ण, और घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं यह आप समझ लीजिए, ये जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो घोष वर्ण क्या होता है कि घोष वर्ण के अंतर्गत तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आता है। क्या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, या फिर सभी स्वर भी आते हैं। क्या सभी स्वर भी आते हैं। तो देखिए का खा, खा कैसा है दूसरा, चा कैसा है पहला, और माँ पांचवा, चा छा, छा कैसा है दूसरा, तो माँ वर्ण पांचवा है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। क्या कि एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है उ खा रा या। तो आप देख रहे हैं जो उ है वह हमारा क्या है स्वर है। उ कैसा है उ हमारा स्वर है। तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, यानी ओष्ठ से उसका उच्चारण ना होता हो। पा बा मा ता। तो देख रहे हैं क्या पा फा बा भा मा, ये क्या होता है ओष्ठ से, लेकिन ता जो वर्ग होता है वह दंत से होता है। तो राइट आंसर ता हो जाएगा, ओष्ठ से नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। हमें बताना है कि नासिक व्यंजन कौन सा होता है। तो आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि नासिक व्यंजन क्या होता है। जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों के जो पांचवा वर्ण होता है वही नासिक होता है। जैसे अंग इंग और क्या होगा ड़ा और ना और क्या होगा माँ। तो ये पांचों जो हैं नासिक वर्ण होते हैं। अब इसमें देखिए कि इनमें से कौन सा है। ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन बी में कि ञ है, यानी ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा नासिक व्यंजन। अगला है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। नासिक कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, या कंठ तालु कहलाते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने बताया था क्या कि ए जो होता है क्या होता है कंठ तालु था। तो हमारा ए और ऐ दोनों वर्ण क्या कैसे होते हैं कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। हिंदी के मानक वर्ण में स्थान नहीं दिया गया है, यह आपको देखना है। जैसे लृ है, लृ का स्थान है, क्री है, का में री लगा देते हैं,
है, श्री है या अंग है। जो श्री शब्द है यह हिंदी के उसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि जो श्रा होता है वह संयुक्त व्यंजन होता है। क्या, ये देख लीजिए, जैसे श्रा है तो यह श और रा से मिलकर बना होता है, तो इसलिए इसका हिंदी में मानक वर्ण नहीं दिया गया है, स्थान नहीं है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन हैं, यानी इसमें द्वितीय व्यंजन कौन सा है यह हमें देखना है। तो द्वितीय व्यंजन कहाँ पर है, आप देख रहे हैं दिल्ली में है द्वितीय व्यंजन। क्या, द्वितीय व्यंजन जैसे एक अधूरा वर्ण हो और उसी से वही वर्ण फिर से आ जाए, द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे दिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, इस तरीके से द्वितीय व्यंजन होता है। जैसे मिट्टी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। श, 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 हा कौन से व्यंजन हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, स्पर्श, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो ये अगर आपने थ्योरी देखी होगी कभी तो ये मैंने वहाँ पर भी बताया है और इस क्वेश्चन में भी बताया है कि ऊष्म व्यंजन। तो ये क्या होता है, ऊष्म होता है और साथ ही साथ संघर्षी व्यंजन भी होता है, यानी तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब आया अगला क्वेश्चन। जो छा है ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष स्वर, संयुक्त वर्ण या तालव्य। तो आप सभी जानते हैं जो छा होता है वह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। कैसा आता है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? तो देखिए, ये आपका छा है, ये बना कैसे है? ये का धन शा से बनता है। क्या? का धन शा से बनता है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं या संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब आते हैं, ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 30वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिलकर बनता है? जो ज्ञा है यह किनके योग से मिलकर बना हुआ है, यही आपको बताना है। तो जो ज्ञा है वो पढ़ते ज्ञा है लेकिन शुद्ध उच्चारण क्या होगा? ज्ञ होता है। क्या? ज्ञ होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तो जा यानी जा के नीचे हलंत और इया, तो ये ज्ञ और इया से मिलकर बना होता है। ऑप्शन बी हमारा पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आई होगी। आप सभी अधिक से अधिक लोगों तक क्लास को शेयर कीजिए, लोगों को बोलिए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। जैसे जैसे सहयोग करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा उत्साह बढ़ता जाएगा और भी कुछ अधिक करने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है आप पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।